ठीक यस है। यस। तो वो आ रहा सर अभी तो। चलिए ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि हम किस तरीके से सिस्टमेटिक डायग्राम को रीड करते हैं, कैसे जो है हम प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन रहता है। सही भाई, अब अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। देखिए, बोर्ड जो है आपका क्यों सबसे फिलहाल आगे निकल रखा है, क्योंकि ये जो है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है कि इनकी जो अपनी पूरी टीम है, तो उन्होंने जो है रिसर्च कर करके एक दूसरे की जो एक किसी को एक बोर्ड दे दिया और दूसरे बंदे को दूसरा दे दिया, तो उस पे पूरा एक रिसर्च करके कि यहाँ से जो है आपका लाइट के लिए लाइंस है, यहाँ से डिस्प्ले के लिए लाइंस है, तो उसका पूरा एक सॉल्यूशन आपको बनाकर दे दिया। जैसे कि यहाँ पर हम किसी एमआई के फोन की बात करें, जैसे कि हमारा 6 से ही हुआ, तो जैसे कि हमें इसमें डायरेक्टली हमें एलसीडी लाइट के बारे में जानना है। तो एलसीडी लाइट के बारे में अगर हमें जानना है, किसी भाई का माइक चल रहा है, उसको म्यूट कीजिए। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है, जैसे कि आपने एलसीडी लाइट पर यहाँ पर आपने क्लिक किया, तो अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि आप स्कीमेटिक डायग्राम में देखें या फिर इसकी लाइन को फाइंड आउट करें। तो वो सब ऑलरेडी आपका काम जो है वो हो रखा है ऑलरेडी। इसलिए जो है बोर्नियो आपका आगे निकल जाता है और टूल के मुकाबले। अब जैसे कि इसको फाइंड आउट तो हम स्कीमेटिक डायग्राम में भी कर सकते हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम ना हो, तो इसलिए जो है यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन को ऐड किया गया है। अब यहाँ से जो है आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि इसकी जो लाइट ड्राइवर आईसी है वो पीएमआई आईसी के साथ जुड़ी हुई है, और ये जो है इसकी वो स्टैंडर्ड डायोड है। यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल है इसमें, जिससे बूस्ट कॉइल है यहाँ पे, जिससे आपकी बूस्ट वोल्टेज निकल रही है डिस्प्ले के लिए, और इसका फिर जो है आगे डिस्प्ले कनेक्टर पर जा रही है। तो अब हमें इधर उधर देखने की इसमें जरूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज क्या रहता है इसमें कि हमें जो है स्कीमेटिक डायग्राम में हर चीज को सर्च करना पड़ता है कि ये लाइन कहाँ से है, ये कहाँ से है। तो एक इसमें हेलो सर। ये बेनिफिट मिल जाता है हमें। जी बोलिए। हेलो यशवंत सर। जी बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप तो बोर्नियो तो सिखाइएगा, लेकिन बाकी टूल्स भी सिखाइएगा ना। सर देखिए, ये तो आप बोनियो में आपका डिफरेंस क्या है, ओनली हार्डवेयर वो सॉल्यूशन का डिफरेंस है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपके स्कीमेटिक डायग्राम चलेंगे, इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है। बिट मैप और टूल्स में भी होता है, इसमें भी होता है। लेआउट और में भी है, इसमें भी है। तो जब आप इस पर समझ लोगे, तो फिर तो चाहे आप किसी भी टूल के डायग्राम को समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आता ना। हाफ शॉर्ट मतलब कि फुल फॉर्म में लिखा नहीं रहता है, वो समझने के लिए तो फिर इसमें भी सर फुल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ होता है। जब मैं अभी देखिए मैं स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करूंगा, तो वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर भी नहीं लिखा हुआ होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा कि उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी आप देखते रहिए क्लास को। चलिए, एक तो आपको ये पता चला कि जो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है हमें सॉल्यूशन को। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से जो है इसकी जो आपकी रिवर्स में डायोड वैल्यूज आती है, जो रीडिंग्स आती है आपकी रिवर्स बायस में, उसको भी जो है आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट जो कूल टेस्टिंग की वैल्यूज रहती हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर जो रीडिंग्स आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी 0.362। हालांकि एक्यूरेट आपकी नहीं होती है, क्योंकि मल्टीमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। और बाकी जो है यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाता है कि इतनी जो है यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए। ये कूल टेस्टिंग की आपकी रीडिंग है। अब अगर इसमें आपकी हॉट टेस्टिंग की आपकी रीडिंग देखनी हो, तो वो क्या, उसमें इन्होंने क्या दिया है, उसके लिए यहाँ पर दी है इन और आउट वोल्टेज। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी जो है सप्लाईज जो है इन हो रही है और कौन सी सप्लाई जो है आउट हो रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये किसी कनेक्टर की वोल्टेज है, किसी कनेक्टर पर जा रही है वोल्टेज, और जो है पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट है, यहाँ से जो है वोल्टेज जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है वोल्टेज आरएफ, जो हमारी आरएफआईसी है वो जो है आपकी इस कैपेसिटर से जा रही है, उसके लिए वोल्टेज। और जो पीएमयू लिखा हुआ है, ये है लिखा हुआ आपका पावर मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली बस इतना पता चल जाता है कि ये जो वोल्टेज है वो जो है यहाँ पर आपकी निकल रही है इस कैपेसिटर से। हालांकि अगर आपके पास ये नहीं हो, तो फिर तो जो है आप ट्रेस भी कर सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने भी जो है यहाँ पर ट्रेस करके ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इन्होंने इनका कुछ अपना रिसर्च है, तो इन्होंने ट्रेस किया हुआ है सारा, तो इस करके वो यहाँ पे ट्रेस कर करके लिख रखा है। अब जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर जो है आपका वीपैट बनेगा। वीपैट आपका होता है 3.7 से 4.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका वीसीएस बनेगा, जो ये वाला आपका कैपेसिटर दिख रहा है, वीसीएस बोलते हैं और उसको वीपीएच बोलते हैं, जिसकी वोल्टेज जो है आपकी 3.7 से 4.2 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये रहा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे इसमें और हमें क्या मिलता है। इसके बाद बात आती है हमारे जब आप स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करोगे तो उसमें आपको 4 चीज देखने को मिलेगी, बिट मैप, लेआउट, ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक। इन सब के बारे में जानते हैं कि ये एक एक चीज क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बिट मैप के बारे में जानते हैं कि बिट मैप है क्या आपका। बिट मैप को आप इस तरीके से समझिए कि आपका पूरा बोर्ड है, लेकिन बोर्ड के ऊपर से जो है सारे कंपोनेंट्स उतार दिए गए हैं और उसकी जो लेयर है, ओनली लेयर लेयर जो है उसकी बची हुई है। अब इसका बिटमैप का यूज सबसे ज्यादा कहां पर लाया जाता है? इसका यूज में लाया जाता है जब आपको किसी लाइन को जो है ट्रेस करना हो, तब जो है इसका यूज में लाया जाता है आपका। अब जैसे कि ये आपका बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल को देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारा कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये आपका पूरा उखड़ जाए, आपका जो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है ये पूरा उखड़ जाए आपका, और आपको जो है लाइंस को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके रहते हैं, या तो आप स्कीमेटिक डायग्राम में एक एक लाइन को आप फाइंड आउट कर ले, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, या फिर अगर आपके पास उसके बिट मैप है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सिंपली जो है उस पर आपको टैप करना रहेगा और वहां से उसकी लाइन पता चल जाती है। इसमें अगर आप देखोगे कि जो आपको ये दिख रहे हैं, ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका एनसी रहता है, और जो ये येलो वाला एरिया दिख रहा है ये आपका पॉजिटिव रहता है, और जो ये आपको ग्रे वाला एरिया दिख रहा है ये आपका ग्राउंड होता है। इस चीज को आप समझिएगा। तो जो आपका एनसी वाला एरिया है ये अगर आपका कनेक्ट हो या ना हो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक ग्राउंड का एरिया है, जैसे कि यहाँ पर दो पिन है, दो में से अगर कोई एक पिन कनेक्टेड होगी तो उससे भी जो है हमारा काम चल जाएगा। अब जैसे कि अगर आप इस जो है हमारी ईएमएमसी चिप है, इसमें इतनी सारी ग्राउंड की बॉल है, ग्राउंड की बॉल में ऐसा है आपका कि अगर आपकी सारी भी निकल जाए, ओनली एक बॉल बच रही है जिससे उसको ग्राउंड मिल रहा है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। और जो ये एनसी है आपकी, एनसी जो अगर सारी निकल जाए तो इनसे आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, लेकिन जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका बचा रहना चाहिए, बस पॉजिटिव और आपका जो ग्राउंड है वो बचा रहना चाहिए, तब आपकी सर्किट प्रॉपर काम करेगी। अब देखिए इससे जो है हम लाइन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे आपके 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये जिनर भी हो सकती है आपकी, क्योंकि बिट मैप में तो अभी नहीं पता चल पा रहा है हमें, जब हम इसका वो देखेंगे लेआउट तो वहां पे पता चलेगा। ये तो या तो आपके कैपेसिटर हो सकते हैं या फिर जिनर हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपका रजिस्टर लगा हुआ है R200, ठीक है। ये हमें लाइन का पता चला कि पॉजिटिव जो लाइन जा रही है वो इन दो कैपेसिटर से और यहाँ से टेस्ट पॉइंट से और इस रजिस्टर पर है। इसके बाद ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है जो हमारी इसमें मेन पीएमआई लगी हुई है, पीएमआई से होती हुई ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और आगे जो लाइन जा रही है आपकी पीएमआई आईसी में जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका पीएमआई आईसी का आउटपुट निकलता है जिसको हम वीपीएच बोलते हैं, और वीपीएच निकलता है आपका बक कॉइल के थ्रू, फिर वो आपका जाता है, आपकी जितने भी सेक्शंस रहे वहां पर सब पर जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये बिटमैप किस तरीके से काम करता है? एक बार कंफर्म कीजिए। जी सर। जी सर, जी सर। जी सर। जी सर। समझ आ गया, समझ आ गया बिटमैप को कैसे करता है। चलिए ठीक है, अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमें पता चला कि बिटमैप जो है आपका इस तरीके से काम करता है, अब अगर हम यहाँ से हमें आईएसपी भी निकालने हो आपको, तो आईएसपी भी हम यहाँ से बड़े इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें BJ221 लगी हुई है आपके, अगर आप देख पा रहे हो,
तो जो BJ221 है आपके, माइक को म्यूट कर कीजिए आप, किसी भाई का माइक चल रहा है। अब देखिए आपका इसका कितना बेनिफिट है आपके बिट में आपका, जैसे यहाँ पे BJ221 लगी हुई है आपकी, ठीक है। तो BJ221 के आपको सिर्फ पिन का पता होना जरूरी है, कि अगर आपको पिन का पता है तो आप उसके जो है ISP भी निकाल सकते हो। जैसे कि जो इसका 4 नंबर की, ये आपकी A4 नंबर की पिन रहेगी, ये इसका A होता है, ये B, ये C और D, फिर E F इस तरीके से, और इधर से आपका 1 2 3 इस तरीके से चलता है। जो इसकी A4 नंबर की पिन रहती है उस पे जो बनता है आपका VCC-Q बनता है। तो जैसे अगर हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैपेसिटर से हम VCC-Q ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 6 नंबर पे जो है इसका CMD बनता है BJ221 में। तो ये 1 2 3 4 4 5 6 नंबर पे जो है आपका CMD बनता है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि बिट मैप से जो है आप ISP को भी निकाल सकते हो, अगर आपको बॉल का पता है कि किस बॉल से जो है कौन सी लाइन जो है निकलती है आपके। चलिए अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। सर जी हेलो बोलिए बोलिए। सर, ये जो आप BJ224 का जो आईसी का जो बिटमैप से हम लोग का ISP पॉइंट पता कर सकते हैं बोल रहे हैं, जी हर मॉडल में ये यही सिस्टम रहेगा कि उसका पॉइंट चेंज रहेगा सर पीसी में? ये जैसे अभी 6A का अलग है, उसका अलग है, और नहीं, मॉडल का? अगर आपकी BJ221 है तो उसका बॉल का अरेंजमेंट आपका सेम रहेगा। अगर आपकी BJ कोई भी मॉडल हो? आप BJ254 हुई या फिर आपकी BJ153 हुई तो उनका अलग होता है फिर आपका। BGM बदलने से आपको बदल जाएगा? नहीं जी, अगर BJ221 है तो उसकी बॉल का जो अरेंजमेंट रहेगा वो सेम रहेगा आपका। जी जी। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में, कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। चलिए ठीक है। तो इस तरह का जो है अगर आप देखोगे तो ये जो रहता है हमारा, ये रहता है हमारा ब्लॉक डायग्राम, अगर आप देख पा रहे हो। तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली आपको क्या बताता है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपका एक तरह से एक पूरे बोर्ड के एक स्ट्रक्चर को आपको बताता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जिस तरीके से आप गूगल मैप यूज करते होंगे और आप ऊपर से आपको जो है एक मैप दिख जाता है किसी सिटी का, कि ये जो है यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, ये लाइन जो है मतलब ये जो रोड है इसके साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे आपको एक तरह से एक मैप दिख जाता है जैसे गूगल मैप पे। तो उसी तरीके से आपका ब्लॉक डायग्राम काम करता है। यहाँ से हमें बेसिकली इतना पता चल जाता है कि जो आपका कोई जैसे आपका टच लगा हुआ है या फिर आपका कैमरा लगा हुआ है, उस बीच में आपकी कितनी IC लगी हुई है या फिर वो किसके साथ जो है कनेक्टेड है। यानी कि एक तरह से जो है आपका ऊपर ऊपर से आपको ये पता चल जाता है कि इसका ये डायरेक्टली कनेक्शन CPU के साथ है या फिर इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो किसी IC के साथ बनना है। यहाँ पर जो है ब्लॉक डायग्राम में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पे जीनर लगी हुई है या फिर यहाँ पे आप एक कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके लिए जो है आपको स्कीमेटिक डायग्राम में जाना होगा। इसकी हेल्प से जो है बस आप इतना जो है एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका किस IC के साथ कौन सा जो है कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है हमारा मेन CPU है MSM 8937, ठीक है। और इसके साथ कौन कौन सी जो डिवाइसेस आपकी लगी हुई है उनको हम एक बार देखते हैं। तो ये तो हमारा मेन CPU रहा, और जो ये CPU है इसी में जो है आपका एड्रीनो GPU भी रहता है। GPU का आपका काम रहता है कि जैसे कि आपकी डिस्प्ले से रिलेटेड जो ग्राफिक्स से रिलेटेड आपके जितना भी काम रहेगा उसको GPU हैंडल करेगा। अब जैसे कि हमारे फोन आते हैं Asus वगैरह के, तो वहां पे उनका GPU जो है वो अलग से दिया हुआ रहता है। तो अगर उनका GPU अलग से दिया हुआ है तो उसके लिए जो ग्राफिक्स का काम होगा वो उसको GPU करेगा, उसमें फिर CPU का कोई मतलब नहीं आएगा। अब जैसे कि ये आपका MSM 8937 है तो यहाँ पे आपका GPU भी इसी में इंक्लूड है और CPU भी इसी में इंक्लूड है। तो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि ब्लू डिस्प्ले हुआ या फिर जो है आपकी ब्लैंक डिस्प्ले हुआ, ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, तो आप जो है CPU को रिवॉल्व करते हो या फिर CPU को चेंज करते हो तो वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। उसका रीजन आपका यही रहता है क्योंकि उसी के अंदर जो है आपका GPU मर्ज रहता है। अब जो क्वालकॉम है वो यूज करता है GPU को एड्रीनो को, और जो मीडियाटेक है वो यूज करता है मैली MALI
इस तरह का जो उसका अपना जीपीयू है वो उसको यूज करता है। स्पेक्ट्रम भी इसी को यूज करता है, एमएलआई को। एमएसएम जो क्वालकॉम है वो एड्रीनो को यूज करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आपकी दो आईसी लगी हुई है, एक तो पीएमआई 8937, एक लगी हुई है आपकी पीएम 8937। ठीक है। अब जो ये पीएमआई 8937 है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी, जो कि आपकी डीसी टू डीसी आईसी रहेगी, लाइट रहेगा, और वीएसएन चार्जर रहेगा आपका, और वीएसएन वीएसपी के लिए भी शायद यही रिस्पॉन्सिबल हो गया कि इसमें ग्राफिक आईसी नहीं दी हुई होगी। अब अगर आप यहां से देखोगे तो जो ये आपकी पीएमआई 8937 है, एक तो जो है जुड़ी हुई है सीपीयू के साथ, और साथ में जुड़ी हुई है ये पीएम 8937 जो हमारी पूरी जो मेन आईसी है उसके साथ में जुड़ी हुई है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारी मेन आईसी है पीएम 8937। ठीक है। किसी भाई का माइक चल रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए। तो पीएमआई का मैंने आपको काम बताया कि पीएमआई जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी डीसी टू डीसी के, चार्जिंग के, लाइट ड्राइवर के, और वीएसएन वीएसपी के, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी पीएमआई। अगर ग्राफिक आईसी नहीं है, अगर ग्राफिक आईसी है फिर तो वीएसएन वीएसपी के लिए ग्राफिक आईसी रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लगी हुई है आपकी पीएम 8937। अगर आप देख रहे हो तो इसी में जो है आपकी जो ऑडियो कोडेक आईसी रहती है वो भी इसी के साथ मर्ज है आपकी। और जो आपका क्रिस्टल रहेगा आपका जुड़ा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज, वो भी जो है पीएम 8937 के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जो आपका मेन स्पीकर है और जो माइक है वो भी जो है हमारा 8937 जो हमारी पावर आईसी है इसी के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब अगर स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैक्सिमम केस में क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भाई मुझे बताएगा? सर सर क्या होगा सर? पीएमआईसी। पीएमआईसी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डायरेक्टली जो कनेक्शन बन रहा है इसका, इस बीच ऐसा नहीं है कि इस बीच आपके रजिस्टर डायोड नहीं लगे हुए हैं, वो भी आपके लगे हुए होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट बताया कि यहाँ पे जो है एक आपको एक आइडिया मिलता है कि ये जो आपकी डिवाइस है इस आईसी के साथ जो है कनेक्टेड है। अगर आपको इसको ज्यादा डिटेल में देखना हो फिर तो जो है आपको स्कीमेटिक डायग्राम पर ही जाना पड़ेगा। बस यहां से आपको एक आइडिया मिलता है। तो इतना हमें क्लियर हुआ कि जो पीएमआई जुड़ी हुई है, एक तो वो पीएमआईसी के साथ जुड़ी है, साथ में जो है सीपीयू के साथ भी जुड़ी हुई है वो। इसके बाद यहाँ पर हमारी आती है WCN3615। ये आईसी जो यूज में लाई जाती है आपकी ब्लूटूथ और वाईफाई के यूज में लाई जाती है। ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आईसी जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सीपीयू के साथ। इस बीच जो है आपकी कोई भी आईसी आपकी नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो। और अभी इस बीच अगर कोई भी आईसी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको पावर नहीं मिलेगी, इसको पावर भी आपकी मिलेगी, लेकिन पावर को यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया। जो इसकी पावर मिलेगी वो इसको मिलेगी आपके जो वीपीएस सप्लाई होगी हमारी, वहां से आपको पावर इसको मिलेगी पीएमआई के थ्रू। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। जी सर। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके हैं आपके सिम 1 और सिम 2। अब जो सिम 1 और सिम 2 है, आप जानते हैं कि सिम 1 और सिम 2 पर जैसे कि आपको पता है कि वी सिम 1 और वी सिम 2 बनते हैं, और आपका बनता है रिसेट, डेटा और क्लॉक, ये बनते हैं आपके। तो आपको ये पता है कि जो इसमें 2.8 जो सिम के लिए वोल्टेज बनती है वो तो बनती है हमारी पीएमयू से, जो पावर मैनेजमेंट यूनिट है, तो उसको तो यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया। जो इसके बाकी की लाइंस हैं जैसे कि आपकी रिसेट, डेटा, क्लॉक की, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सीपीयू के साथ। तो अगर सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसमें वोल्टेज बन नहीं है और आपका रिसेट मिस हो जाता है या फिर आपका क्लॉक मिस हो जाता है, डाटा मिस हो जाता है, तो उसके लिए जो है आप ना तो आप पावर आईसी को पकड़ोगे ना ही पीएमआई को पकड़ोगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सीपीयू। क्योंकि जो पावर आईसी है वो रिस्पॉन्सिबल है ओनली 2.8 वोल्ट के लिए, इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे जो आपके सेंसर्स रहते हैं, जैसे आप जायरोस्कोप वगैरह जो भी आपके सेंसर्स रहते हैं,
वो भी जो है आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सीपीयू के साथ, और ये कनेक्टेड है हमारे I2C प्रोटोकॉल के साथ, I2C और SPI प्रोटोकॉल के साथ। अभी ये आपके I2C और SPI ये क्या चीज है? देखिए, जो सबसे पहले आपका चलता था, सबसे पहले जो प्रोटोकॉल चलता था वो चलता था आपका UART और जो है आपका SPI। ये पहले ओल्ड मॉडल है। अब इनमें क्या था कि जो इनके डाटा की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा कम थी। फिर उसके बाद आपका I2C आया, फिर इसके बाद जो है आपका अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो I3C है, जिसको हम MIPI बोलते हैं। ठीक है, ये I2C का मतलब आपका क्या है कि जितनी भी आपकी आईसी रहेगी तो उसका एक अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेंसर्स के लिए आईसी दी हुई है तो इसका कुछ एड्रेस रहता है 0x05। जरूरी नहीं कि यही इसका एड्रेस हो, लेकिन इस तरीके से जो है इसका एक एड्रेस रहता है इस आईसी का, और इस एड्रेस के थ्रू ही जो है ये सीपीयू इसको पहचानता है कि इस एड्रेस के थ्रू पर ये आईसी वहां पर लगी हुई है। अब ये जो आईसी है और ये आपका सीपीयू है, अब जो ये डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं ये आपके करते हैं 0 और 1 के रूप में, 0 और 1, 0 और 1। और ये जो आपके डाटा ट्रांसफर होते हैं ये होते हैं आपके, एक इसमें पाथ दिया जाता है SDA, जिसको हम बोलते हैं सीरियल डाटा। इसके थ्रू जो है आपके ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव होते हैं आईसी में। ठीक है, और इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए एक इसमें आपका पाथ और दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं SCL, जिसको हम बोलते हैं सीरियल क्लॉक। तो ये बात आपको पता चली कि क्या है आपका I2C। ये एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन का मेथड है ये आपका, जिसमें आपका सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक यूज होता है। चलिए देखिए, अब हमारा जो लेआउट है वो किस तरीके से काम करता है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। आपने जो है किसी फोन को जो है डायग्नोज किया, ठीक है, आपके पास कोई हैंडसेट आया, कोई भी हो सकता है वो XYZ, आपने उसको डायग्नोज किया और आपने देखा कि उसमें जो है यहाँ पर जो है ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट हो रखा है। आपका कैपेसिटर, आपने देखा कि ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो रखा है, और आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है शॉर्ट दिखा रहा है। अब या तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो रहा है आपका। अब आपने BQIC निकाल दी तो तब भी आपकी शॉर्टिंग बनी हुई है। अब आपके पास क्या तरीके रहते हैं कि इसको आप कैसे पता, अब आप इसको कैसे निकालोगे? अब आपके पास तरीके रहते हैं कि या तो जो है आप इसको वोल्टेज को यहाँ पे इंजेक्ट कर दो, उससे आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो उसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि ये कितनी वोल्ट की जो है सप्लाई है, क्योंकि अगर आपने गलत वोल्टेज वहां पे इंजेक्ट कर दी तो आगे की सर्किट आपकी खराब हो जाएगी। या फिर अगर आपको ये देखना हो कि ये जो आपका कैपेसिटर है ये किस लाइन से जो है जुड़ा हुआ है, आपका किस लाइन से जुड़ा हुआ है और आगे इसकी लाइन कहाँ पर जा रही है, अगर आपको ये देखना हो, और इसका जो कनेक्शन है आगे आगे कहाँ पर बनना हो, तो इस चीज की हेल्प में जो है हमारा लेआउट काम करता है। क्योंकि जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम रहेगा वो तो एक जो है पूरी आपकी डाटा शीट रहेगी, वहां पे जो है आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा C1 C2 C3, इस तरीके से आपको उसके कोडिंग डिनोट मिलेगी वहां पे। जैसे कि हमारा कैपेसिटर रहता है तो उसको जो है हम C से डिनोट करते हैं, डायोड रहेगा तो उसको D से डिनोट करेंगे, जीनर रहेगा तो Z से करेंगे, कोयल रहेगा तो L से डिनोट करेंगे उसको हम। अब जैसे कि एज एन एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं कि इसका जो नंबर डिनोट किया गया है वो है C1 आपका। अब इसके बाद हम स्कीमेटिक डायग्राम में चलते हैं। देखिए ये पूरा ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम है। अब आप इसमें इस कैपेसिटर को कहां पर खोजोगे? जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको आप कहां पर खोजोगे? आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं आपको, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। या फिर अगर आप काम कर रहे हैं काफी टाइम से, आपको एक्सपीरियंस है, तब भी चलिए आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये जो है BQIC है और इसी के आसपास से होगा, अगर ये नहीं मिले। अब इसलिए जो है यहाँ पर जो है आपको लेआउट दिया जाता है। लेआउट बेसिकली क्या रहता है, वो पूरे बोर्ड का एक पूरा बोर्ड ही रहता है वो आपका, लेकिन जो आपके वहां पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। अब उस स्पेसिफिक नंबर से को ही जो है जो आपका स्कीमेटिक डायग्राम है उस नंबर से उसको वहां पर डिनोट किया गया होता है।
जिस तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो कैपेसिटर्स थे हमारे, ये हमारी BQIC रही U0501, और ये वो कैपेसिटर थे जिनका मैं आपको दिखा रहा था कि ये आपके शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ से एक इन्होंने एक नंबर दे दिया C0510। अब क्या है कि अब आप इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो सिमेट्रिक डायग्राम में। वैसे तो हमें पता नहीं चल रहा था ना, इतना बड़ा है ये, तो हमें इसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कैपेसिटर है कहां पर। लेकिन जब हमें ये नंबर मिल गया यहाँ से C0510, अब हम इसको सर्च कर सकते हैं वहां बड़े इजिली। अब हम कैसे इसको सर्च करेंगे, इस चीज को आप देखिए, यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया है आपका C0510, इस सिमेट्रिक पे जाएंगे और इसको यहाँ पे सर्च दे देंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि आपका चार्जिंग का एरिया, BQ का एरिया है। ये रहा हमारा वो कैपेसिटर। अगर आप देखोगे ये जो कैपेसिटर है ये V बस इनपुट का कैपेसिटर है आपका। V बस की लाइन कितनी होगी आपकी, कोई भाई बताएगा? 3.7। V बस बोल रहा हूँ। अभी बस की 5 वोल्ट 5 वोल्ट रहेगा आपका, बिल्कुल। अब देखिए इस चीज को जरा आप समझिएगा। देखिए अब यहां से तो ये जो V बस USB इन है, ये आपका आ रहा होगा OVP IC से, ठीक है। OVP IC के बाद जो है ये आपका BQ में आ रहा है इनपुट, और OVP IC से जो है पहले आपका जो हमारा चार्जिंग का कनेक्टर रहता है वो रहता है। अब जैसे कि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था, अब इसके साथ में आपका C0511 और C0520 ये भी आपके पैरेलल में लगे हुए हैं आपके, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। तो अगर ये आपका शॉर्ट दिखाएगा तो साथ में ये भी शॉर्ट आपके दिखाएंगे, और यहाँ पे इस BQIC की 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन भी आपको शॉर्ट दिखाएगी। ये बात यहां तक आपको समझ में आई? जी सर। अब देखिए आपने क्या किया कि इन सभी कैपेसिटर को जो है निकाल दिया। अब आपके चांसेस क्या बनते हैं कि अब या तो ये BQIC आपकी खराब है, या फिर ये जो लाइन पीछे से जहां से आ रही है तो वहां से जो है आपकी शॉर्टिंग है। अब आपने क्या किया, जब इन कैपेसिटर को निकाल दिया और इस BQ को भी निकाल दिया, तब भी यहाँ पे शॉर्ट आपकी बन रही है। अब हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा कि अब ये जो लाइन है पीछे से कहां से आ रही है, तो अब हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी लगी हुई है यहाँ पर OVP IC। तो देखिए ये जो यहाँ पर OVP IC यहाँ पर लगी हुई है, और ये तो इसका इनपुट है। इनपुट कहां से आ रहा होगा, कोई भाई बताएगा? बैटरी कनेक्टर सारा वो सर। नहीं सर, ये बैटरी कनेक्टर से नहीं होगा। सर चार्जिंग कनेक्टर। ये चार्जिंग कनेक्टर का आपका V बस इन है, ठीक है। ये इनपुट है आपका 5 वोल्ट, और जो इसका आउटपुट है वो ये है आपका यहाँ से V बस USB इन, ठीक है। और ये जो सर कैसे पता चला कि चार्जिंग कनेक्टर है? अभी मैं आपको बताता हूँ जरा। वो चार्जिंग कनेक्टर से ही आती है। ये सर थोड़ा सा जो है ना, जब आप इसके बेसिक्स का आपको पता चल जाएगा तो आपको खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज का। बाकी तो जो है मैं आपको मेन क्लास में A to Z सब कराऊंगा ही। ओके सर। जी अभी देखिए इस चीज को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जब वहां से BQIC भी आपने निकाल दी थी और वो कैपेसिटर भी निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी लाइन शॉर्ट थी। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर और बचता है आपका, इस चीज को आप जरा समझिए। ये कैपेसिटर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है शॉर्टिंग के लिए या नहीं, कोई भाई कंफर्म कीजिए। यस हो सर। सकता है सर, क्योंकि ये यूएस भी इनकी लाइन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये कैपेसिटर भी आपका शॉर्ट हो सकता है। चले इस कैपेसिटर को भी हमने निकाल दिया, अब क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? अब एक क्या चीज बचती है? हमारे OVP IC चार्जिंग आईसी सर। अब ओनली बचती है, ओनली चार्जिंग। जो हमारी OVP IC यहाँ पर लगी हुई है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल रहेगी शॉर्टिंग के लिए। सर ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से जो है ये काम करता है?
देखिए जैसे हमें पता चला कि वी बस का कैपेसिटर है, अब वी बस की वोल्टेज होते हैं आपके 5 वोल्ट। अगर यहाँ से हम 5 वोल्ट को इंजेक्ट कर दें और BQIC अगर लगे रहने दें और निकाल दें, अगर अपनी सेफ्टी के लिए निकाल दें, हम यहाँ से अगर हम 5 वोल्ट को इनपुट करें तो यहाँ से जो है आगे सर्किट में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। क्यों नहीं आएगी? ये भी 5 वोल्ट तो इनपुट करेंगे ना, 3.5 3.7 ऐसे इनपुट। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चला कि इस कैपेसिटर की कितनी इसमें हम वोल्टेज को इंजेक्ट करें, ये चीज आपको पता चला? यस सर। जी